बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 2 है ईएमएस कोर्स के अंदर। और पूरा कोर्स का जो नाम है हमने कल जिसका डिस्कस किया CQI इरका ISO 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर कोर्स। कल तक हमने जो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की थी या जो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें हमारे पास हमने इन्वायरमेंट को देखा, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा, हमने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देखा, हमने ISO स्टैंडर्ड 14001 को देखा, उसकी डेफिनेशंस को देखा, उनकी जितनी भी आपके पास टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज थी, उन तमाम तर को देखा कि वो किस तरह से डिफाइंड हुई हैं। और उसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी क्लॉजेस जो हैं वो मौजूद हैं कि जिनके अकॉर्डिंगली हमें क्राइटेरिया को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। रिक्वायरमेंट्स को, क्राइटेरिया को हमने पूरा करना है उसके अंदर। और ये तमाम तर जो जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया है, उसके अंदर जब तक हम उनको फुलफिलमेंट नहीं करेंगे तो वो आपकी कंसीडर होगी कंफर्म नॉन कंफर्मिटी में। और जब हम उनके ऊपर अमल दरामद कर लेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे, तो वो हमारे पास कंफर्मिटी में आएंगी। अब हम देखते हैं कि जिस तरह कल हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह से ऑडिट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, या एक ऑडिट के अंदर क्या स्टेजेस आएंगी, और फिर हमने हर एक स्टेज को कैसे लेके चलना है। जो कंडक्टिंग द ऑडिट की स्टेज है उसको आज हम डिस्कस भी करेंगे और उसके स्केजुलिंग प्लानिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने ऑडिट टाइप्स को डिस्कस किया, 1P 2P 3P ऑडिट वगैरह को हमने डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा स्टेज 1 ऑडिट और स्टेज 2 ऑडिट। सबसे पहले स्टेज 1 ऑडिट को समझने से पहले ये जो एक और नंबर हमारे सामने आया है, रेफरेंस आया है ISO 17021, तो ये स्टैंडर्ड किस चीज का है और इसका यहाँ पर तस्करा क्यों हो रहा है, या हम इस स्टैंडर्ड को यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 14001 2015 EMS। ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ISO 17021, तो ये जो ऑडिट परफॉर्म करना है स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ऑडिट है, थर्ड पार्टी इस ऑडिट को परफॉर्म कर रही है। जब थर्ड पार्टी इस ऑडिट को परफॉर्म कर रही है तो इसके पीछे जो, क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेशन ऑडिट है, अंडरस्टूड है, इसके पीछे CB मौजूद होगी। CB स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है ISO 17021, बेसिकली ये स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस चेक करता है एक सर्टिफिकेशन बॉडी की। मतलब ये कॉम्पिटेंस असेसमेंट करता है, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये असेसमेंट करता है कि आया एक सर्टिफिकेशन बॉडी इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का उस रेलेवेंट स्टैंडर्ड में ऑडिट परफॉर्म कर सके और उस ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द ISO स्टैंडर्ड, जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, उसको सर्टिफाई कर सके। तो उसके अकॉर्डिंगली
सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो स्टेज 1 स्टेज 2 ऑडिट जो है वो परफॉर्म करेगी, और इस परफॉर्मेंस को वो हम आगे चल के भी देखेंगे चीजों को, तो वो इस परफॉर्मेंस को भी मेजर किया इस तरह से जाता है कि सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के ऊपर काम करने की सलाहियत रखती हो। अब सबसे पहले हमने डिस्कस की टाइप्स में, हमने कहा 1P 2P 3P, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट, और इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल को देखा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। अब जो चीज हमारे सामने यहां पर मौजूद है वो है स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट। याद रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी का ऑडिट होता है ये 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 ऑडिट और स्टेज 2 ऑडिट। मैं इसका कॉमन डिफरेंस बता के आगे चलूंगा ताकि मजीद इसके अंदर जो चीजें इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा एड्रेस करें। पहली बात यह है कि स्टेज 1 ऑडिट जो है वो सर्टिफिकेशन ऑडिट का पार्ट है। अब स्टेज 1 ऑडिट में ये होता है कि रिव्यू किया जाता है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में था या डॉक्यूमेंटेड जो इम्प्लीमेंटेशन है उस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो वहां पर है या कि नहीं है। और ये तमाम तर चीजों को सिर्फ रिव्यू करता है कि ये देखने के लिए कि जहां पर ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू से ये चीजें सामने आ रहे हैं कि वाकयातन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स और प्रैक्टिकली वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद जब स्टेज 1 ऑडिट पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि स्टेज 1 ऑडिट में ये चीज सामने आती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्यूमेंटेड और ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से की हुई है, देन वो स्टेज 1 ऑडिट क्लियर करने के बाद इसको प्लान करते हैं स्टेज 2 ऑडिट को। स्टेज 2 ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी हैं मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब ISO 14001 2015 जो इंप्लीमेंट कर दिया गया है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, स्टेज 2 ये देखती है। एक कैमरा है लेकिन गांड जो 120 नहीं। यार भाई काइंडली म्यूट तो किया करें अपने आप को। तो स्टेज आपकी जो स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट में क्या डिफरेंस है? स्टेज 1 ऑडिट ये चीज रिव्यू करता है, ये चीज देखता है कि डॉक्यूमेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ISO स्टैंडर्ड की हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कि नहीं हुई, तो वापस चला जाएगा, रिव्यू होके आएगा, फिर स्टेज 1 ऑडिट परफॉर्म होगा। अगर उन्होंने किया हुआ है तो देन वो प्लान करेंगे स्टेज 2 ऑडिट। और स्टेज 2 ऑडिट के अंदर क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कितनी इफेक्टिवनेस है जो चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। अगर वो इफेक्टिवनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, तो देन हम उसको सर्टिफिकेशन बॉडी क्या करेगी, सर्टिफाई कर देगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिवर्ट कर देगी उसको स्टेज 1 ऑडिट की जानिब। अब आगे देखते हैं इसको, जितनी चीज मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की। अब स्टेज 1 ऑडिट में क्या है? डेस्कटॉप रिव्यू स्टेज 1 ऑडिट फॉर ऑफ EMS। रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेज 1 ऑडिट है तो डॉक्यूमेंट रिव्यू की रीजन की जो बात कर रहे हैं वो आगे आएंगी, ये मैं सिर्फ यहां से पढ़ूंगा। ये तमाम तर चीजें जो है हमारे पास ये आगे चल के आएंगी। डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिव्यू आउटकम, डॉक्यूमेंट रिव्यू रिपोर्ट सबमिशन, सैम्पलिंग, चेकलिस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू क्वेश्चन। अब सबसे पहले नंबर पे जो पहला पॉइंट था डेस्कटॉप रिव्यू के अंदर जिसको स्टेज 1 ऑडिट भी बोला जाता है, तो रीजंस फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, क्या रीजंस हैं कि हमें डॉक्यूमेंट रिव्यू जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है स्टेज 1 ऑडिट में? नंबर 1, टू इंश्योर द EMS has been established and documented as per the
फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। कि पहली वजह यह है कि इस चीज को मुकम्मल तौर पर इस चीज की यकीन दहानी करवाई जाती है, की जाती है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन की गई है जिस तरह से स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने सिर्फ इस्टेब्लिश नहीं करना बल्कि उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी लाना है ताकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम हमें वहां पर मिल सके। नेक्स्ट, टू इंश्योर द एडिक्वेसी, suitability and effectiveness of established EMS as per the nature, scale and complexity of the processes of the organization। अब वो EMS इस्टेब्लिश हो गया, पहले पॉइंट में उसको ये रीजन है कि इस्टेब्लिश सही तरह हो, इस्टेब्लिश होने के बाद डॉक्यूमेंटेड भी हो सिस्टम सारे का सारा। दूसरी स्टेज ये है कि जो EMS इस्टेब्लिश हुआ और जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाया गया उसकी एडुकेसी कि वो मुताबिकत रखते आओ। एडुकेसी मुताबिकत किससे मुताबिकत रखता हो? उस टिपिकल इंडस्ट्री से और उससे स्टैंडर्ड से जिस तरह EMS है। देन सुटेबिलिटी, और मुनासिबत भी रखता हो कि उसके मुताबिक मुनासिब भी हो। देन एडिक्वेसी, मुताबिकत भी है, मुनासिबत भी है। उसके बाद उसकी अफादियत, उसकी इफेक्टिवनेस, उसका असर रखना कि आया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, स्केल, कम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए ये जो EMS इस्टेब्लिश हुआ है ये उसके मुताबिक हो, उसके लिए मुनासिब हो और बराबर में इफेक्टिव भी होना चाहिए। इसका पॉजिटिव वे में असर भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क की हद तक महदूद ना हो। देन हम देखते हैं to determine the preparedness of auditee for stage 2 audit। जैसा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की ऑडिट के दरमियान डिफरेंस बताते हुए मैंने बताया कि ये आपका स्टेज 1 ऑडिट जो है यही मेक श्योर करता है या यही कंफर्मेशन देता है कि आया इस ऑडिटी से मुराद जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये मेक श्योर करता है कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेज 2 ऑडिट के लिए रेडी है या कि नहीं। टू एस्टिमेट द एप्लीकेबल लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज पर द गिवन स्कोप ऑफ द ऑडिट। उसके बाद वो एस्टिमेट करेगा किस चीज को कि लीगल और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्कोप के मुताबिक हैं या कि नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा हमने लास्ट लेक्चर में इसको ऐसे डिस्कस किया था कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली मैंडेटरी पार्ट हैं आपके ISO 14001/2015 स्टैंडर्ड का। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि किस हद तक लीगल और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो स्कोप ऑफ द ऑडिट के मुताबिक वहां पर एप्लीकेबल हैं। देन और क्या रीजंस हमारे सामने आती हैं? टू रिव्यू द रिसोर्सेज एलोकेटेड बाय क्लाइंट फॉर स्टेज 2 ऑडिट एंड एग्री विद द क्लाइंट ऑन डिटेल्स ऑफ स्टेज 2 ऑडिट। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि स्टेज 1 ऑडिट के अंदर कि जो क्लाइंट ने हमें स्टेज 2 के लिए रिसोर्स प्रोवाइड किया है आया वो इनफ है, और उसके बाद जो क्लाइंट है वो ऑडिट क्लाइंट जो है वो किस हद तक या कितना या किस तरह से उसने एग्री किया है हमारे स्टेज 2 ऑडिट के हवाले से। देन टू एस्टैब्लिश द ऑन साइट ऑडिट सैम्पलिंग प्लान ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिव्यू। उसके बाद ऑन साइट ऑडिट, ऑन साइट ऑडिट वो होता है जिसके अंदर वर्क प्लेस पे जाके फिजिकली जाके ऑडिट परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए सैम्पलिंग प्लान डेवलप किया जा सके। अब ये सैम्पलिंग प्लान क्या होता है या सैम्पलिंग क्या है? बेसिकली आपकी कोई भी चीज जो पूरी की पूरी होती है उसको हम उस टोटल को पॉपुलेशन का नाम देते हैं।
जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जाते हैं तो एक एग्जांपल मैं देता हूं कि वहां पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैं या वहां पर कोई भी आपकी असेसमेंट्स हैं, तो आप तमाम तर असेसमेंट्स को, तमाम इंस्पेक्शंस को जो है वो रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट का इतना टाइम ही नहीं है। और आप इतने टाइम तक बैठे रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेगी? तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। तो ऐसी सूरत में उस कुल उस टोटल जिसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं, उसमें से रेंडमली एक नंबर को पिक कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। ये जो आपने उस टोटल पॉपुलेशन में से एक नंबर पिक कर लिया है, इसको हम सैंपल का नाम देते हैं। और ये जो ऑडिट सैंपलिंग प्लान होता है, बेसिकली ये प्लान इसलिए डेवलप किया जाता है कि जो सैंपलिंग हो वो आपकी बाइस्ड ना हो और वो एक ही जैसा रिजल्ट पे ना आ जाए, बल्कि ऐसा सैंपल हो जो तमाम तर पॉपुलेशन की हो, एड्रेस करता हो, तमाम तर पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता हो। तो ऐसा सैंपल ही अप्रोप्रिएट सैंपल होगा कि हम चीजों को आगे ले जा सकें। उसके बाद टू प्रिपेयर द चेकलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिव्यू, फिर उसके बाद चेकलिस्ट इस्टेब्लिश की जाती है ताकि हम डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकें। टू प्रिपेयर एन ऑडिट प्लान फॉर ऑन साइट ऑडिट, तो सबसे पहले क्या होगा, अब ये स्टेज 1 थी, तो फिर इसके अंदर ऑडिट प्लान जो है वो ऑन साइट ऑडिट के लिए डेवलप भी स्टेज 1 के अंदर होता है। पार्ट ऑफ स्टेज 1 ऑडिट, डॉक्यूमेंट रिव्यू विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग स्टेज 2 ऑडिट। अब उसके अंदर वो पार्ट 1 स्टेज के ऊपर वो चल रहा है। डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस क्या है? अब डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस में हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या देखना है, हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर किन चीजों को मेक श्योर करेंगे या किन चीजों से हमें फिजिबिलिटी का पता चलेगा कि आगे स्टेज 2 ऑडिट पे हम जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसके अंदर क्या सिनेरियो है। अच्छा, व्हाट टू लुक फॉर, हम उसमें क्या देखेंगे? कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया in terms of adequacy, ठीक है जी, एंड सफिशिएंसी। कंप्लायंस किसके साथ? क्राइटेरिया के साथ, इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी। हम ये देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लायंस करते हो, उसको स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हो इन टर्म्स ऑफ के उनकी मुताबिकत और उनका इनफ होना जो है उसकी वो कंप्लायंस करें। प्रोविजन फॉर रिव्यू एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स। अब उसके बाद क्या होगा, वो प्रोविजन करेंगे, किसके अंदर प्रोविजन करेंगे कि आप कहेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज आएगी, वो मुहैया करेंगे रिव्यू के लिए कंटिन्यू एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स। रिव्यू क्या होता है कि आप किसी चीज का जायजा लें, ठीक है, किसी चीज का जायजा लेंगे। उसके बाद जो आपके पास कंटिन्यू इंप्रूवमेंट है, तो याद रखिएगा आप जितना अच्छा भी जो भी परफॉर्म कर लें, लेकिन हर चीज में इंप्रूवमेंट का जो मामला है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो वो जो है हम उसको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि चीजें आगे को चली जा रही हैं बेहतरी की जानिब। देन डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, उसके बाद हम मेक श्योर करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आइडेंटिफाई हो। आइडेंटिफाई से मुराद ये है कि वो सिस्टम के अंदर हमें मालूम पड़ सके कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस नेचर का है, किस पर्पस के लिए है और वो किस पर्पस को एड्रेस करेगा। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि उसकी ट्रेसेबिलिटी हो। ट्रेसेबिलिटी क्या है कि उसका ताल्लुक जो है, उसका जो रिलेशनशिप है वो हमें नजर आना चाहिए स्टार्ट से एंड तक। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट उठा लाते हैं जिसके ना पहले का पता चले ना बाद के का पता चले, तो ऐसा डॉक्यूमेंट हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। देन डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेज 1 आउटकम। अब इसको जरा आप गौर से देखेंगे,
सबसे पहले क्या होगा, डेस्कटॉप ऑडिट बाय ऑडिटर, उसने परफॉर्म किया, डेस्कटॉप ऑडिट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब सक्सेसफुल नहीं होगा, नो, तो जब डेस्कटॉप ऑडिट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या सामने आएगा, एनसीआर सामने आएगी, नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट होगी, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसके अलावा आपके पास आईआर होंगी रेस्ड बाय ऑडिटर। फिर ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो करेक्टिव एक्शंस लेगी और रीसबमिट करेगी ऑडिटर को। ऑडिटर रिव्यू करेगा कि जो करेक्टिव एक्शन लिए हैं ओके हैं, फिर वो अगर करेक्टिव एक्शन जो है वो ओके नहीं है तो नो होगा, दोबारा एनसीआर पे चला जाएगा और दोबारा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर दूसरी जानिब क्या होगा कि अगर वो यहां से चल पड़ता है, किस जानिब चल पड़ता है कि यस हो गया, तो वो ऑन साइड ऑडिट प्लान इज एग्रीड हो जाएगा। और अगर डेस्कटॉप ऑडिट फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल है, देन यस और ऑन साइड ऑडिट प्लान इज एग्रीड। वो क्योंकि ऑडिट प्लान जो है वहां पर होना है, उसके बाद ही हम ऑडिट को वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट। अब क्योंकि आपने एक स्टेज गुजारी है, अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कई दफा कि जिस टाइम पे आपने वहां पर बताना है, अगर आप ऑडिट प्लान की तरफ जा रहे हैं तो आप बताएंगे कंफर्मिटीज का, अगर आपके वहां पर कंसर्न सामने आए हैं तो फिर जो आप डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आपके पास नॉन कंफर्मिटीज भी आएंगी, ऑब्जर्वेशंस भी आएंगी, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और ऐसे इश्यूज भी हाईलाइट होंगे जो उस टाइम तक तो नॉन कंफर्मिटी जो है नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है, और सॉरी उस टाइम पे कंफर्मिटी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि ये कल को नॉन कंफर्मिटी बनने का पोटेंशियल रखती है। इसको देख लेते हैं। डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट जब बनेगी उसमें पहले नंबर पे आएंगी नॉन कंफर्मिटीज। नॉन कंफर्मिटीज क्या होंगी कि जो चीजें फुलफिलमेंट जिनकी नहीं हुई है वो नॉन कंफर्मिटीज के अंदर हमारे सामने आएंगे। देन इसके अंदर हमारे पास दूसरा क्या है कि नॉन कंफर्मिटी नहीं है तो फिर ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज तो नाम से जाहिर है कि जिसमें ये सकत मौजूद है कि हम उसको बेहतर ला सकें। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन को आप थोड़ा सा समझेंगे। एक तो ऑब्जर्वेशन होता है मुशाहिदा करना, ठीक है, ये मुशाहिदा है, लेकिन यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन वर्ड है ये सख्त इस्तेमाल हुआ है, एक अलार्मिंग सिचुएशन के लिए यूज हुआ है कि मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया। तो एक होता है ऑब्जर्व करना मुशाहिदा, एक होता है मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन क्या है जी, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये है कि मुझे इसके ऊपर कंसर्न है। तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन आया है वो कंसर्न के मानों में आया है कि यहां पर आपकी नॉन कंफर्मिटी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर है कि आपकी चीजें यहाँ पे दुरुस्त होनी चाहिए, करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, ताकि यहां से ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये नॉन कंफर्मिटीज में कन्वर्ट ना हो। उसके बाद some issues highlighted in desktop audit may be verified by on-site documented information review, interview, and only it can be concluded if the issue is a non-conformity or else. कुछ ऐसे issues होते हैं जो यहाँ पर highlight जो है वो desktop audit में होते हैं, लेकिन आप उनको अभी नॉन कंफर्मिटी का टैग नहीं दे सकते हैं। जब आप ऑन साइड ऑडिट करते हैं डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू दे के ऑब्जर्व करके, वो ऑब्जर्व अब मुशाहिदे वाला हो गया, ऑब्जर्व करके इंटरव्यू लेके लोगों का, तो उसके नतीजे में अगर वो चीजें अगेंस्ट जा रही हैं तो नॉन कंफर्मिटी है, अगर वो चीजें ठीक हैं, उस सिस्टम को मैच करती हैं, उस स्कोप या नेचर ऑफ वर्क प्लेस को मैच करती हैं, तो फिर वो आपकी कंफर्मिटीज में चली जाएंगी, फिर हम उनको इश्यूज में नहीं लेकर जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती है
अब जिस तरह से हम चीजें देख रहे थे, अब हमारे पास आ गई है चेकलिस्ट। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा आप इसके अंदर कि चेकलिस्ट जो है ये मैंडेटरी टूल नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है कि चेकलिस्ट जो है वो मैंडेटरी टूल नहीं है। किसी भी जगह पे आप उसको इन्वेस्टिगेशन में ले लें, आप उसको इंस्पेक्शन में ले लें, आप उसको ऑडिट के अंदर ले लें, ये बहुत सारों के लिए नई चीज होगी कि चेकलिस्ट ये कह रहे नहीं है। याद रखें, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेकलिस्ट जो है ना तो नेसेसरी है ना ही मैंडेटरी है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टूल जरूर है, लेकिन उनके लिए जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, समझ आ गई बात की। अदरवाइज आप कहेंगे ना चेकलिस्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये कौन कौन मौजूद है, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके अंदर कि आप कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं ना, तो जो वहां पर मौजूद स्टाफ है उसके लिए रोज का काम है, उसकी फिंगर टिप्स पे होती है, वो उसको पढ़ता नहीं है चेकलिस्ट को, लेकिन वो प्रिंट करके आपको जरूर दे देता है, क्योंकि आपका रोज का तो काम नहीं है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चीजें पूरी करके दे देनी है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट के अंदर चेकलिस्ट कहीं पे भी मैंडेटरी चीज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंपॉर्टेंट टूल है उनके लिए जिनका अभी काम में वो एक्सपर्ट नहीं हुए। अब जिस तरह ऑडिटर्स के लिए तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन लीड ऑडिटर के लिए ये अच्छा टूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अगर वो अभी तक चेकलिस्ट पे चल रहा है, मतलब टिपिकली चेकलिस्ट पे चल रहा है, स्पेसिफिकली चेकलिस्ट पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है वो प्रोफेशनल नहीं है कि वो चीजों को आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली याद रखते हुए चीजों को आगे लेकर चले। चेकलिस्ट में अब कहते हैं नॉट नेसेसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट टूल, लाजिम नहीं है लेकिन टूल इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंश्योर्स ऑडिटर्स स्टिक टू प्लान, कि जो टीम ऑफ ऑडिटर्स है वो प्लान के मुताबिक रहे, चेकलिस्ट बना लेती है तो ओके हो गया। इंश्योर सैंपल इज बैलेंस्ड, चेकलिस्ट से ये पता चल जाता है कि सैंपल बैलेंस्ड है। वो कैसे? कि जब आप चेकलिस्ट बना लेते हैं ना, फलां जगह से सैंपल कलेक्ट करना है, तो वो उसको बता देगा, सेव्स टाइम। हाँ, ये बात है कि आपको चीजें नहीं पता होंगी लिखी हुई, तो आप दाएं बाएं सोचेंगे, देखेंगे तो माइंड में आएंगी, तो टाइम सेव करेगी। क्लैरिटी ऑफ पर्पस इन एविडेंस कलेक्शन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस किस चीज का? एविडेंस कलेक्शन में। अब वो कैसे होता है कि हमें वहां पर भी चेकलिस्ट मिल जाती है, हम ये देखते हैं कि इस क्राइटेरिया के लिए फला 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 एविडेंस हमें रिक्वायर्ड था, तो वो उसकी वहां पर हमें क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर ऑडिट से हमारी क्या मुराद है कि आइंदा आने वाले ऑडिट्स में ये एक टोन सेट हो जाती है कि हमने रिकॉर्ड बन गया, पार्ट बन गया पास्ट का, तो रिकॉर्ड बन गया, तो उसमें एक टोन सेट हो जाती है कि लास्ट ऑडिट में ये चीजें चेक हुई थी, तो वो इसलिए चेकलिस्ट वहां पर फायदा दे सकती है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट क्या क्या। सबसे पहली चीज, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू डेवलप एंड यूज, अंडरस्टूड है, वही बंदा डेवलप कर सकता है जिसकी तमाम चीजों पर नजर है और उसके पास एक्सपर्टीज है कि वो चीजों को डेवलप कर सके, एंड यूज, और फिर उसको सिर्फ बनाए ना बल्कि उसका इस्तेमाल भी पता हो। the auditor must be sure clear as to what evidence is sought and why। अब ऑडिटर को लाजमन श्योर हो, क्लियर हो कि कौन सा एविडेंस उसने जो है वो सॉर्ट करना है, निकालना है, उसमें से लाना है, और क्यों वो एविडेंस ढूंढ के ला रहा है। नैरोज पोटेंशियल ऑब्जर्वेशंस, ये बात जबरदस्त है कि होता क्या है कि जब आपके पास चेकलिस्ट आ जाती है
तो एक नया ऑडिटर क्या करता, बस यही चीजें पूरी कर लूं हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें उसकी ऑब्जर्वेशन में आ रही होती हैं, क्योंकि अब वो चेकलिस्ट के साथ अपने आप को जो है बाउंड कर चुका है, नथी कर चुका है, तो वो उससे बाहर को सोचने को जाएगा नहीं। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी पोटेंशियल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो चेकलिस्ट फॉलो कर रहा है और जनरल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहा कोई भी ऑडिटर। नेक्स्ट, requires situational awareness to use checklist। देखिए, आपकी इवन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, बावजूद इसके याद रखिएगा कि उनके अंदर सिचुएशंस जो है वो उनकी वर्क प्लेस की फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, या उसके अंदर एक्सपर्टीज ऑफ वर्कर्स को लेके वो एक जैसी नहीं हो सकती। तो वो क्या होगा, वो डिफरेंट होंगी। तो ऐसी सूरत में वो एक ही चेकलिस्ट जो है वो आप सब जगह पे लगा देंगे तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। सेपरेट चेकलिस्ट नीडेड फॉर ईच फंक्शन, ये तो अंडरस्टूड है, जिससे मैंने पहले बताया कि हर मकसद के लिए हर जगह पे स्कोप, नेचर, प्लेस सब कुछ देख के डिफरेंट होगी। रिक्वायर एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद हमें इसका ये नहीं कि चेकलिस्ट बना ली और बस जी ये वाले काम कर लो, ऐसा नहीं होता। उसका एनालिसिस होगा, जायजा लिया जाएगा। आया किस चीज का जायजा, कि आया ये इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए डेवलप की गई है, ये इसके लिए काम भी कर रही है या नहीं। दूसरा, एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स इस तरह से होगी कि एक चेकलिस्ट एक जगह पे यूज होती है तो उसका रिजल्ट क्या है, दूसरी जगह पे यूज होती है तो उसका रिजल्ट क्या है, या एक टीम ऑफ ऑडिटर्स जो कर परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और जो दूसरी है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। इसी तरह जो रिजल्ट्स आए भी हैं वो कितने इफेक्टिव हैं या कितनी उनकी एक्यूरेसी है और कितने रिलायबल हैं, तो ये तमाम तर चीजें एवेल्युएट करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही किसी चेकलिस्ट को हम कहीं पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब जी सबसे बेहतर चीज क्या है कि जिस तरह से बात हुई कि इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, और चेकलिस्ट की इफेक्टिवनेस जो है वो इसकी प्रिपरेशन के ऊपर रिलाई करती है कि आपकी कोई भी जो चेकलिस्ट है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कितना बेहतर तरीके से चलेगी। तो वो आपकी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं चेकलिस्ट की। तो गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट, कि आप जब एक चेकलिस्ट को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें किन चीजों को, किन फैक्टर्स को, किन फीचर्स को मद्देनजर रखेंगे और कंसीडर करते हुए आप चेकलिस्ट जो है वो डेवलप करेंगे। क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, आपको ये बात मालूम हो कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चेकलिस्ट बनेगी। ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंटेड सिस्टम बेंचमार्किंग को सामने रखेंगे कि आप जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसको बना के यूज कर रही हैं। एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए कि हाँ कि हर ऑडिट में एक टीम ऑफ ऑडिटर है ना, वो चेकलिस्ट प्रिपेयर करती है, एक्सपर्ट उसमें ऑडिटर, तो वो अपना एक्सपीरियंस देखेगा कि मुझे फलां फलां चीज कैसे कैसे कहाँ कहाँ चाहिए होती थी और किस तरह से मैं उसको एड्रेस करता था, तो वो उसके अंदर आती है। क्रॉस रेफरेंस विद क्राइटेरिया, आईएसओ क्लॉज, और उसको देखें कि जो भी चेकलिस्ट के अंदर आप चीज डाल रहे हैं वो क्रॉस रेफरेंस है, जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है उसके साथ मैच हो रही है, उसको फुलफिल करेगी। क्योंकि चेकलिस्ट के मुताबिक नई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं ला सकते, रिक्वायरमेंट्स तो हमें वही चाहिए जो क्राइटेरिया में या आईएसओ की क्लॉज है, आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक टू द प्रोसेस और फंक्शन, और ये कोई भी आपका जो प्रोसेस है या जो फंक्शन है उसके स्पेसिफिक होगी, ठीक है, और होनी चाहिए। ये मतलब जिस खास पर्पस के लिए उसी खास पर्पस को एड्रेस करे,
जेनेरिक इंस्पेक्शन जो होती है, चेक लिस्ट जो होती है, सॉरी, जेनेरिक जो चेक लिस्ट है वो आपकी कभी भी आपको वो मदद नहीं दे सकती जो मदद या मुआवनत उसे देनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर जब देखते हैं तो हमारे पास आता है इसके अंदर वो है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, कि ये जो चेक लिस्ट आप डेवलप कर रहे हैं इस चेक लिस्ट का कोई पर्पस होना चाहिए और इस पर्पस के नतीजे में हमें रिजल्ट्स चाहिए। हम जो चीज चाहते हैं, अब रिजल्ट्स यहाँ पे क्या होंगे? रिजल्ट्स यही होंगे कि इस चेक लिस्ट को यूज करते हुए जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑडिट के क्राइटेरिया हैं, वो एड्रेस होने चाहिए। तो इस सूरत में हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड कंसीडर करेंगे। अब जब ये तमाम तर बातें हो जाती हैं, हमने ऑडिट जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो ऑडिट आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक ऑडिट प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया जाता है। ठीक है जी, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? अरेंजमेंट्स फॉर अ सेट ऑफ वन और मोर ऑडिट्स प्लान्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम and directed towards a specific purpose such that audit objectives. ऑडिट प्रोग्राम ये होता है कि आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए ऑडिट्स को प्लान करते हैं। वो एक या एक से ज्यादा भी ऑडिट हो सकते हैं। अभी ऑडिट प्रोग्राम की एग्जांपल जो है मैं आगे चल के आपको देता हूं। अब इस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होने चाहिए। प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूं क्या है, मेथड और वे टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन अ मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको हम प्रोसीजर कहेंगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर हमारे पास क्या आती हैं। जी भाई, जी नासिर भाई। किसकी डेफिनेशन चाहिए? नासिर भाई यार, आपने मैसेज किया, जरा बोलते हैं किस चीज की डेफिनेशन चाहिए या एग्जांपल चाहिए? अच्छा, अब ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, शायद वो इसी का पूछ रहे थे। तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि आपने इसको समझे कि ये होगा क्या, ये कैसे होगा। बेसिकली अब जिस तरह हमने एक सर्टिफिकेशन ऑडिट परफॉर्म करना है थ्रू सीबी, सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू हमने एक सर्टिफिकेशन ऑडिट जो है वो परफॉर्म करना है। अब वो जो सर्टिफिकेशन बॉडी ने ऑडिट परफॉर्म करना है, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनता है? ये तो हो गया ना स्टेज 1, स्टेज 2 ऑडिट तो अभी की बात है ना, सर्टिफिकेशन ऑडिट हो रहा है। ऑडिट प्रोग्राम ये बनता है जिसमें इसने कहा कि एक या एक से ज्यादा ऑडिट्स जो है वो कैसे प्लान होंगे। जी याद रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी का ऑडिट होता है, इंटरनल क्लाइंट ऑडिट, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सर्टिफिकेशन बॉडी की बात करता हूं। तो सर्टिफिकेशन बॉडी नॉर्मली किस तरह से प्रोग्राम बनाती है, या नॉर्मली कौन सा प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर चल रहा है, उसको हम देखते हैं। उसको हम इस तरह से देखते हैं कि एक सर्टिफिकेशन बॉडी का पूरा प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले सर्टिफिकेशन बॉडी ने स्टेज 1 और स्टेज 2 सर्टिफिकेशन ऑडिट परफॉर्म कर दिया। ये एक ऑडिट परफॉर्म करने के बाद वो क्या करेगी, अगले साल आफ्टर 1 ईयर सर्वेलेंस ऑडिट 1 होगा। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स सर्वेलेंस ऑडिट 2 परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स आपका रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा। अब आप अगर देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर 4 बार ऑडिट परफॉर्म किया गया। एक बार कब किया गया? जब सर्टिफिकेशन दी जा रही है, सर्टिफिकेशन ऑडिट परफॉर्म हुआ। देन उस सर्टिफिकेशन ऑडिट के बाद ईयर 1 के बाद
सर्विलेंस ऑडिट 1 परफॉर्म हुआ, देन 2 इयर्स के बाद सर्विलेंस ऑडिट 2 परफॉर्म हुआ, और जब 3 साल गुजर गए तो ये एक स्टैंडर्ड, आप कॉमनली स्टैंडर्ड कह लें कि 3 साल के बाद उसने रीसर्टिफिकेशन ऑडिट करना है। फिर इसी तरह सर्विलेंस ऑडिट 1 2 फिर रीसर्टिफिकेशन, तो ये इसी तरह से सर्कल चलता रहता है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है ऑडिट प्रोग्राम की हमारे सामने। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम के बाद ऑडिट प्लान जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जब प्रैक्टिकली ऑडिट परफॉर्म करना है तो उसके लिए प्लानिंग होगी। प्लानिंग अगर नहीं होगी तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कोई एक्टिविटी होगी, नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हो सकता है अपना ट्रिवियल वन सामने आ जाए, वाइटल वन छुप जाए, या उनको एड्रेस ही ना किया जाए। तो इसलिए ऑडिट प्लान जो है वो डेवलप किया जाता है। और ऑडिट प्लान के अंदर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड अरेंजमेंट्स फॉर एन ऑडिट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज क्या होगी कि कौन सी एक्टिविटी कहां पर, कैसे, किस पर्पस के लिए परफॉर्म की जा रही है, और उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं ऑडिट के लिए। तो ये सारे का सारा ऑडिट प्लान में कंसीडर होगा। ऑडिट प्लान इट इंक्लूड्स, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या आएगा? ऑडिट स्केड्यूल आएगा, ऑडिट स्केड्यूल आएगा, ऑडिट स्केड्यूल के बाद ऑडिट स्कोप क्या है, ऑडिट क्राइटेरिया क्या है, ऑडिट मेथड क्या है कि किस मेथड के तहत ऑडिट हो रहा है, सैंपल साइज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर, फिर रिपोर्टिंग मेथड क्या होगा, किस तरह से रिपोर्टिंग होगी, नॉन कंफर्मिटीज की, कंफर्मिटीज की, ऑब्जर्वेशंस की, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज की। देन हमारे पास सजेशंस क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या हैं, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी जिनके ऊपर एग्री करेंगी। इन थर्ड पार्टी ऑडिटिंग द ऑडिटर कैन नॉट सजेस्ट प्रोवाइड कंसल्टेंसी। ठीक है जी, जब इंटरनल ऑडिट है या एक्सटर्नल ऑडिट में, फर्स्ट पार्टी ऑडिट है या सेकंड पार्टी ऑडिट है, वहां पे सजेशंस भी होंगी, वहां पे रिकमेंडेशंस भी होंगी। ठीक हो गया। लेकिन जब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, वहां पे ना तो सजेशन देती है टीम ऑफ ऑडिटर्स, ना ही कोई ऑडिटर इंडिविजुअली कोई कंसल्टेंसी या सजेशन वहां पर देगा। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब किस तरह से चलता है ऑडिट प्लान, पेस ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज क्या है कि किस रफ्तारी से जाएगी, किस तरीके से जाएगी कि एक्टिविटीज आपस में किस तरह चलती चली जाएंगी। देन टाइम फ्रेम फॉर द ऑडिट कि कितने वक्त में हमने ऑडिट को खत्म करना है। जिस तरह आपको कल भी मैंने बताया था कि एक आईएएफ का स्टैंडर्ड है जिसके अंदर क्या है, वो बता देता है कि इतने वर्कर होंगे तो इतने दिन का ऑडिट होगा, इतने वर्कर होंगे तो इतने दिन का ऑडिट होगा। ये तमाम तर चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ ऑडिट, ये इस तरह से है कि विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लोकेशन, द वर्क प्लेस, द नेचर ऑफ वर्क, तो हम डिसीजन लेते हैं ऑडिट प्लान के अंदर कि कितनी डेप्थ तक हम चीजों के अंदर जाएंगे और उसमें से चीजें फाइंड आउट करके अपने सामने लाएंगे। और दूसरा, जो ऑडिट हम परफॉर्म कर रहे हैं इसका फैलाव क्या होगा हमारा, जो ड्यूरिंग द ऑडिट है हम चीजों को किस हद तक दाएं बाएं तक ले जाएंगे या ले जा सकते हैं। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स ऑडिट टीम मेंबर, ऑडिट प्लान के अंदर ये होता है कि जो टीम ऑफ ऑडिटर्स है उसमें जो लीड ऑडिटर होगा वो असाइन करेगा कि किसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और वो जो एक्टिविटी असाइन कर रहा है तो उस एक्टिविटी के अंदर वो देखेगा कि उस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस क्या है और उस ऑडिटर की रेलेवेंसी या सफिशिएंसी, सूटेबिलिटी उस स्पेसिफिक फील्ड के साथ क्या है। इंश्योर्स प्रॉपर कवरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से एड्रेस होनी चाहिए। इनकैलकुलेट्स लेसर रिस्क इन ऑडिट फाइंडिंग्स,
और वो कोशिश करेगा कि उसकी ये होगा कि वो कम करे कि अपनी जो एक्टिविटीज, जो ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, उनके दौरान वो देखेगा कि वो रिस्क कम से कम इन्वॉल्व हो उसके अंदर। ऐसा ना हो कि उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो एडिशन में आ जाएं। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन फॉर ऑडिटी, और एडमिनिस्ट्रेशन आसान रखे, और जो ऑडिटी के लिए प्रिपरेशन है ऑडिट को परफॉर्म करवाने के लिए, वो जो है वो बड़ी आसान हो। उसके बाद आता है ऑडिट स्केड्यूल, the allocation of time, date and a name of auditor for each process to be audited. Note the schedule is part of the audit plan, even it is a separate document. देखिए, ऑडिट स्केड्यूल एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है लेकिन ऑडिट प्लान का पार्ट है, कि जिसके अंदर कि ऑडिट का टाइम कितना होगा, किस डेट को होगा, कौन कौन से ऑडिटर्स परफॉर्म करेंगे, और कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो ऑडिट में आएगा। तो ये तमाम तर चीजें ऑडिट स्केड्यूल के अंदर ऐड अप होती हैं। अब मैं जी इसको स्टॉप करूं अपना रिकॉर्डिंग को, और बेसिकली हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम इसके अंदर इस ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि चेकलिस्ट क्या है और उनका यूज किस तरह का है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देन हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान और ऑडिट स्केड्यूल के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की। अब हम इसके अंदर जो देखेंगे, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका क्या रोल है और वो क्या रोल जो है वो इसके अंदर प्ले कर सकते हैं या प्ले करेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बाकी के जितने लोग, जिस तरह ऑडिट टीम कंपोजिशन, ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस, ऑडिटी की और ऑडिटर और लीड ऑडिटर, तो इन टेक्निकल एक्सपर्ट, गाइड्स, इन तमाम तर को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे जो चीज हमारे सामने है वो है रोल ऑफ ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑडिट को परफॉर्म करते हुए या एक ऑडिट को, ऑडिट के प्रोसेस के अंदर, ये जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसके अंदर ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा। तो सबसे पहली चीज, प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम। अब वो क्या करेगी, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करेगी। अब उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो फर्स्ट स्टेज में क्या देगी, अब ये चीजें उसने किसको देनी है फाइनली, ठीक है, इनको सामने रखते हुए ऑडिटर्स की टीम ने डिसीजन लेना है या लीड ऑडिटर ने उसको फाइनलाइज करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तमाम तर चीजें जो हैं वो आएंगी कहां से, वो आएंगी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के एंड से। वो जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोल में पहला रोल है कि वो प्रिपेयर करे ऑडिट प्रोग्राम को। उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑडिट स्कोप प्रोवाइड किया जाएगा और ऑडिट क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको फिर मजीद मॉडिफाई करके या फाइनलाइज करेगा जो लीड ऑडिटर है। फिर उसके बाद जब ये तमाम तर चीजें हो जाएंगी तो एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान होगा, ठीक है, कि जो ऑडिट प्लान डेवलप किया गया है उसके ऊपर एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है, कि वो ऑडिट प्लान जो है वो आपका जब एक कॉन्टेक्ट ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव का ऑडिट टीम के साथ हो जाएगा, तो उसके बाद वो एक एग्रीमेंट लेंगे कि हमने इस प्लान को कैसे, ऑडिट प्लान को लेके चलना है। वो प्लान बन गया, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा, ओके, कि हम इसके अकॉर्डिंगली जाके परफॉर्म करेंगे।
अब वो उसका एग्रीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, ये इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये इन्वॉल्व पूरी तरह से रहेगी इस सारे ऑडिट प्रोसेस के अंदर। अब प्रिपेयर फॉर गेटिंग ऑडिटी, वो फिर अपनी अरेंजमेंट्स करेंगे कि जब उन्होंने ऑडिट परफॉर्म करना है तो उनको अपनी अरेंजमेंट्स करनी है। अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती हैं कि जो ऑडिट टीम उनसे मांग रही है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है बंदों की शक्ल में या नॉन ह्यूमन रिसोर्स है डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, किसी सिस्टम के एक्सेस की शक्ल में, तो वो उनको तमाम तर चीजों के लिए प्रिपरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सिस्टम बंद करके नहीं बैठ सकते, बल्कि वो बाकी की एक्टिविटीज चलने देंगे, जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, उनके लिए वो प्रोविजन दे देंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू ऑडिटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो ऑडिटर्स को देनी है। और ये नॉर्मली क्या होता है कि ये जिस टाइम पे ऑडिटी टीम के रिप्रेजेंटेटिव और ऑडिट टीम के दरमियान एक कांटेक्ट डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद वो उन चीजों को एड्रेस कर लेते हैं। और मजीद जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है, तो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी तरफ से नॉमिनी दे देती है, एक रिप्रेजेंटेटिव बना देती है, जिसको हम ऑडिट गाइड का नाम देते हैं, जो ये तमाम तर ह्यूमन नॉन ह्यूमन जो रिसोर्स है उसकी प्रोविजन में हेल्प आउट करता है, या प्रोविजन जो है वो करेगा ऑडिटर्स को। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट प्रेजेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग मीटिंग्स। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि फर्स्ट कांटेक्ट जब डेवलप होता है तब भी मैनेजमेंट चाहिए ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके बाद जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स होंगी, जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स होंगी, इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट की प्रेजेंस जो है वो ज्यादा लाजमी है। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स, तो ऐसी सूरत में इनकी ये रोल है कि ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स में मौजूद हो। कोऑपरेशन विद ऑडिटर्स इन कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग एविडेंस। ठीक है, वो कोऑपरेशन किसके साथ करेगा? आपके ऑडिटर्स के साथ। किस किस बात में? वो इस बात में करेगा कि कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, वेरीफाई करें एविडेंसेस को ड्यूरिंग द ऑडिट, तो वो इस सारे अमल के अंदर कोऑपरेट करे। ठीक हो गया जी। एग्रीमेंट ऑन करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम, ये जिस टाइम पे ऑडिट परफॉर्म हो जाता है तो टीम ऑफ ऑडिटर्स जो है या ऑडिट टीम जो है एक पूरा करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम जो है वो देती है कि हमने इस तरह से वहां पर ये जो करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने कह दिया खत्म। इफ अगर वहां पर कहीं पे फर्स्ट पार्टी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिट क्लाइंट को कुछ सजेशंस देनी है, कोई रिकमेंडेशंस भी उनकी जानिब से, कि उनके कोई कंसर्न या कोई चीजें हैं जो वो आप कह सकते हैं कि जिनको वो जस्टिफाई कर सकें, तो उन चीजों को सामने रखते हुए फिर करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम जब डेवलप हो जाएगा तो उसके ऊपर ये एग्री होंगे। उसके बाद टाइमली करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन टू फॉलो अप फॉर ऑडिट। फॉलो अप फॉर ऑडिट क्या होता है कि जहां पर करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंटिव एक्शंस लगाए जाते हैं तो उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर रखा जाता है। जब उस टाइम फ्रेम के अंदर रखा जाता है तो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है कि वो उस टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए जब फॉलो अप ऑडिट हो, फॉलो अप उसका हो रहा हो, तो उस टाइम के अंदर अंदर इसको पूरा करे, इसके ऊपर पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन जो है वो करे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑडिट टीम कंपोजिशन एंड अदर रोल्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम यहां पर इसको देखते हैं कि ऑडिट टीम जो बनती है
और उनके रोल्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे सामने एक ऑडिट टीम के अंदर लीड ऑडिटर आता है, ठीक है। उसके नीचे ऑडिटर्स होते हैं, उनके नीचे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। अच्छा, लीड ऑडिटर तो वो हो गया, मैं थोड़ा सा बताता भी चलूं। अच्छा, लीड ऑडिटर वो हो गए ऑडिटर्स की टीम के अंदर जिसके पास लीड टीम का रोल है, उसको हम लीड ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर्स क्या हैं कि अभी ये सीख भी रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इनकी सिलेक्शन जो है ये बात भी बताती है कि दे आर स्टिल कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ऑडिट्स। देन आते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट का हमें जरूरत कब पड़ती है, टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे लिए कब जरूरी हो जाते हैं। तो इसको हम अगर इस तरह से ले लें कि हर वर्क प्लेस जो है ना, वो हर ऑडिटर को पता नहीं होती है। कैसे? एक ऑडिटर ईएमएस मैनेजमेंट सिस्टम को तो जानता है, लेकिन वो उस वर्क प्लेस के अंदर मौजूद डिफरेंट मशीन्स को, डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो ऐसी सूरत में टेक्निकल एक्सपर्ट हायर किया जाता है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इसका ना तो कोई रोल है इन परफॉर्मिंग ऑडिट, और ना ही ये किसी तरीके से असरअंदाज हो सकता है, बल्कि ये अपना टेक्निकल ओपिनियन या टेक्निकल नॉलेज से शेयर करेगा। बाकी का काम ऑडिटर्स क्या है कि वो किस हद तक चीजों को कैसे इससे अडॉप्ट करते हैं और अपने ऑडिट को प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। देन आते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या है कि नॉर्मली जो है स्टैंडर्ड्स और आपके जो ऑडिट्स होते हैं ये इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इंग्लिश से नहीं वो अवेयरनेस नहीं होती है या इंग्लिश नहीं इन्वॉल्व होती। तो ऐसी सूरत में वहां पर ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि वो ट्रांसलेट करके चीजों को, जिससे एक वर्कर का इंटरव्यू करना है, वर्कर बिल्कुल उर्दू बोल सकता है या अरेबिक बोल सकता है या हिंदी बोल सकता है, वो नहीं आ पाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सूरत में वहां पे ट्रांसलेटर मौजूद होगा। देन जी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बेसिकली नॉर्मली ऑडिट क्लाइंट की तरफ से नॉमिनेटेड पर्सन होता है। ये भी प्रैक्टिकली इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना ही कोई इसका असर वसूख होगा इसके अंदर, बल्कि ये क्या करेगा, ये ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पर चीजों को सिर्फ देखेगा कि जो चीजें एग्रीड प्लान था, ऑडिट प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं या कि नहीं। देन आता है कंपनी गाइड। मैंने इससे पहले बताया कि जो रिसोर्स की प्रोविजन है, चाहे वो ह्यूमन हो नॉन ह्यूमन हो, उस तक रसाई के लिए वो जो प्रोविजन है, वो जो रिसोर्स मिलना है, तो वो देने के लिए एक नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो गाइड के तौर पे काम करता है। जिस जिस रिसोर्स तक ऑडिट टीम को एक्सेस चाहिए या जिस जिस रिसोर्स के लिए ऑडिट टीम और ऑडिट क्लाइंट जो है, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्रीड है, तो उसकी प्रोविजन के लिए ये कंपनी गाइड जो है वो उसके अंदर हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन। वो जो है वो आपकी इसके अंदर आएगी, लेकिन वो कब आएगी, वो सिर्फ शुरू में फर्स्ट कांटेक्ट के टाइम पे आएगी, बार बार इसके साथ नहीं होगा। हाँ, कहीं पे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है तो ऐसी सूरत में तो इन्वॉल्व किया जाएगा, वरना रेगुलर एक्टिविटीज के लिए हमारे पास कंपनी गाइड जो है वो इनफ है उसको चलाने के लिए। देन क्लाइंट और क्लाइंट रैप। ऑब्जर्वर के अलावा भी कि अगर क्लाइंट को कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए या क्लाइंट खुद इन्वॉल्वमेंट शो करता है, तो वो आ जाए, उसके अंदर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये ऑब्जर्वर जो होता है वो इनफ काम कर लेता है। उसके बाद आता है जी ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के हवाले से हमने आखिरी लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉम्पिटेंस जो है वो बेसिकली कैट है, कैट, KATE, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ऑडिट टीम की कॉम्पिटेंस के अंदर
हमारे पास क्या आता है कि जो ऑडिट टीम है उसके बाद नॉलेज हो, एबिलिटी हो, ट्रेंड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। किस लिए? ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, एग्जांपल टेक्निकल। ये स्पेसिफिक नॉलेज जो है ना, इससे क्या होता है, इससे आपकी परसेप्शन अच्छी होती है। याद रखिएगा, बीइंग एन ऑडिटर आपको, या नॉर्मल भी, आप अगर अपने आप को एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो ना सिर्फ दिखाना चाहते हैं बल्कि प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, किसी भी अपने काम में, तो याद रखिएगा आपके अंदर कॉम्पिटेंस इंप्रूव होती है या किसी चीज के बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन इंप्रूव होती है, वो किस सूरत में होगी? परसेप्शन अच्छी होती है तीन नॉलेज से। एक आपका कॉमन नॉलेज, एक आपका इंडस्ट्रियल नॉलेज और तीसरा आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो आपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस में इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज भी अहम है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स, एवेल्युएशन स्किल्स, उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पता हो, मतलब इंडस्ट्री जो टिपिकल इंडस्ट्री है उसको क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी एवेल्युएट करने की उसके अंदर स्किल्स मौजूद हो, latest innovations and up to date knowledge about the industry to be audited। अब जिस इंडस्ट्री को वो ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी लेटेस्ट इनोवेशंस का पता हो, अप टू डेट नॉलेज हो, पता लगे वो 5 साल पुराना टेक्निक के ऊपर ऑडिट परफॉर्म करने आया है और जो नई जिद्दत आ चुकी है उस सिस्टम के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, उसका उसको पता नहीं है और वहां पे वो नॉन कन्फर्मिटी किसी चीज को मार्क कर जाए हालांकि वो लेटेस्ट जो दौर हो उसके मुताबिक वो 100% कंफर्मिटी हो। तो इसलिए ऑडिट, इसीलिए क्या होता है कि आप में से शायद किसको आइडिया है कि नहीं, कि 5 साल बाद ये जो कोर्स होता है लीड ऑडिटर का ये दोबारा करना पड़ता है। उसकी रीजन यही होती है कि आपने जो नॉलेज पढ़ा है तो उसमें चेंजेस तो नहीं आई हैं। नॉर्मली आम लोग तो नहीं करते हैं दोबारा से, वो कहते हैं बस एक बार किया था वही चलता रहे। लेकिन बीइंग ट्रेनर, अब जिस समय ट्रेनर हूं, मुझे हर 3 साल बाद अपना रिन्यूअल जो है इसके अंदर लेना पड़ता है। अब जो है वो 5 साल पे चला गया है। उसकी रीजन ये है कि 5 साल तक जो पुरानी चीजें हैं वो चलती रहती हैं नॉर्मली, तो वो जब चेंज हो तो अगर बीइंग ट्रेनर, बीइंग लीड ट्रेनर, बीइंग लीड ऑडिटर, अगर मुझे ये चीजें नहीं पता है तो फिर क्या होगा, फिर इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा कि जो नॉलेज मैं बीइंग ऑडिटर परफॉर्म करते हुए लगा रहा हूं वो जो होगा आपका इनकम्प्लीट होगा या इररेलेवेंट हो चुका होगा। इसी तरह बीइंग अ लीड ट्रेनर, लीड अप्रूव ट्यूटर, जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं वो भी अप टू डेट नहीं होगा, तो इस वजह से चीजें दुरुस्त सिमत में नहीं चलती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड ऑडिट स्पेसिफिक स्किल्स। पर्सनल एट्रीब्यूट से मुराद आप ले सकते हैं कि आपकी कोई भी इंट्रापर्सनल जो आपकी हैबिट्स भी हो सकती हैं इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको जो चेकलिस्ट मिली उसके अकॉर्डिंगली क्या थोड़ा दाएं बाएं हो गया, और एक बंदा है फुली इंटरेस्ट लेते हुए अदर ऑब्जर्वेशन से भी चीजें ले आया है, तो ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आता है। और ऑडिट स्पेसिफिक स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑडिट टीम की कॉम्पिटेंस ये होगी कि वो क्या करेगी कि उसके अंदर इनफ एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, ताकि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटी। इससे पहले हमने जो चीज डिस्कस की थी वो थी रोल ऑफ ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन। उस रोल के अंदर जो है वो ज्यादातर चीजें उसके शुरू की थी, ऑडिट प्लान हो गया, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया शुरू की। अब जो हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कस करने लगे हैं, बेसिकली ये वो हैं जो ऑडिट प्रोसेस के अंदर,
कि ड्यूरिंग द ऑडिट, कंडक्टिंग द ऑडिट, जब ऑडिट कंडक्ट हो रहा होगा तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल्स हैं, तो वो यहां पर हमारे सामने आएंगे। अब वो क्या क्या है, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द ऑडिट प्रोग्राम, कि जो ऑडिट प्रोग्राम इन्होंने डेवलप किया, ठीक है, जिसमें ऑडिट क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ टीम ऑडिट टीम ने भी उसमें एंडोर्स करके चीजों को फाइनलाइज कर दिया। अब उस प्रोग्राम के अंदर क्या आना है जी, के रिसोर्स जितना चाहिए वो अवेलेबल करेंगे ऑडिट प्रोग्राम के लिए। देन एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्केड्यूल। उसके बाद जो ऑडिट प्लान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ऑडिट स्केड्यूल और ऑडिट प्लान में एंड तो आ गया है, क्योंकि ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, लेकिन टेक्निकली ऑडिट स्केड्यूल इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका एग्रीमेंट होगा। देन हमारे पास प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, के वर्क प्लेस के हवाले से कोई इंडक्शन जो होती है वो बता देंगे कि भाई इस तरह से है, वर्क प्लेस ऐसे है, और टेक्निकली इसके रिस्क, हैजर्ड्स और फिर इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो शेयर करेंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो उनको एड्रेस किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट जिस तरह की भी टीम ऑफ ऑडिटर्स को रिक्वायर्ड है वो वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। मैंने पहले बताया कि ये एक नॉमिनी दे देंगे, एक पर्सन दे देंगे जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एज अ ऑडिट गाइड इनके साथ काम करेगा, और फिर उसके बाद वो भी नॉमिनेटेड पर्सन इसके अंदर दिए जाएंगे जो किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने में या कम्युनिकेट करने के लिए कौन लोग होंगे, किस तरह से आगे आएंगे, किस तरह से सामने आएंगे, तो वो आपके तमाम तर लोग उस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अंदर मौजूद हो। अब कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान। कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान, इसके अंदर क्या होता है, एक तो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ओपनिंग, क्लोजिंग, मीटिंग, ड्यूरिंग द। अब ड्यूरिंग द ऑडिट भी कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे मेजर नॉन कंफर्मिटी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, टर्मिनेशन ऑफ ऑडिट करना पड़ गया, तो ऐसी सूरत में भी कम्युनिकेशन जो है वो होगी वहां पर, किसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑडिट प्लान के हवाले से। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा मिक्स अप हो गया, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। ये जो कम्युनिकेशन है ये वो कम्युनिकेशन है, सॉरी, वो जो कम्युनिकेशन होगी वो ऑडिटर करेगा। ये जो कम्युनिकेशन है ये ऐसे होता है कि जो ऑडिट प्लान बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी जो है उसके अंदर जब ऑडिट होगा तो एक्टिविटीज जो है वो सामने भी आएंगी, चीजें ऊपर नीचे भी होंगी, तो वो जो पूरा प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट कर देंगे। ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट कर देगी ताकि चीजें जो है बेहतर सिमत में आगे बढ़े। टाइमली एंड इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन, इनका ये जो काम है कि ये टाइमली और करेक्टिवली क्या करेंगे, टाइमली एंड इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन जो है वहां पर वो देंगे। जितना भी आपके पास आएगा ऑडिटर्स के तरफ से तो वो उसको उस तरह से लेंगे। नेक्स्ट आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स। अब हमारे पास इसके अंदर आ गया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिट टीम के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑडिटर है उसके अंदर मौजूद जो हर एक इंडिविजुअल है उसका क्या रोल होगा, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ड्यूरिंग दिस ऑडिट प्रोसेस। नंबर वन, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एज पर प्लान। सबसे पहली बात यह है कि वो उस तमाम तर ऑडिट प्रोसेस को प्लान के मुताबिक वक्त के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट करें। देन फैक्ट बेस्ड एविडेंस कलेक्शन। अच्छा, अब जो है
हकायक के ऊपर मबनी शायद वो इकट्ठे करें। ऐसी चीज, ऐसा एविडेंस जिसमें सपोजिशन या अजम्पशंस आ जाए, कि मतलब आप जिसको कहें कि फर्जी चीजें, या ऐसे एविडेंस जो उनको लगे हाँ ये भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके असल में गुंजाइश ना हो सिस्टम के अंदर उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करने की, तो वो फैक्ट बेस्ड एविडेंस नहीं होगा। फैक्ट बेस्ड एविडेंस वही होगा जो ट्रेसेबल हो, जो एवेल्युएशन के बाद उसकी फाइंडिंग्स की तरफ, उसके कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पूरी पॉपुलेशन, पूरे नंबर में से, होल डाटा में से जो आप सैंपल पिक करेंगे, जो आप सैंपल पिक करेंगे, वो एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन में आएगा। वो एफिशिएंट कब होगा? जिस टाइम पे आप हर एक चीज को एड्रेस करते हुए पॉपुलेशन के अंदर से जब चीजों को उठाएंगे, तो वो एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन होगी। आइडेंटिफाई एनसीआर हैविंग सिग्निफिकेंस, कोई भी वहां पे नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करें आप। नॉन की रिपोर्ट जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस सामने लेके आए। प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट ये होता है भाई कि ऑडिट की अपनी एक इंटीग्रिटी होती है, एक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक ऑडिट प्रोसेस चलता है, तो उसके अंदर आप चीजों को प्रोफेशनली लेके चलेंगे, किसी लम्हे बाइस्ड नहीं होंगे, पुअर प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी चीज के हवाले से, और जो प्रोसेस के अंदर आपका पर्सनल एटीट्यूड है वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। कम्युनिकेशन विद लीड ऑडिटर, ये तो लाजमी बात है, क्योंकि अगर ये लीड ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चीजें क्लोजिंग की तरफ नहीं जाएंगी, चीजें कंक्लूजन्स की तरफ नहीं जाएंगी। असिस्ट लीड ऑडिटर इन रिपोर्ट फॉर्मुलेशन, जो रिपोर्ट होती है लास्ट में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके लीड ऑडिटर की। जो रिपोर्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लीड ऑडिटर की। लेकिन यहां पर क्या है कि उसको असिस्ट करेंगे ये, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बराबर काम किया, इनको भी कुछ फील्ड्स मिली, कुछ एक्टिविटीज मिली, तो उसके हवाले से जितना अच्छा ये इनपुट दे सकते हैं, तो इन जनरल ऑडिट लीड ऑडिटर डायरेक्टरी तो नहीं दे सकता। तो इस रिपोर्ट फॉर्मुलेशन के अंदर ये पूरी तरह से असिस्ट करेंगे लीड ऑडिटर को। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड ऑडिटर। अब जी हम बात करें लीड ऑडिटर, जिसको टीम लीड बोला जाता है ऑडिट टीम के अंदर, ठीक है जी। असिस्ट सीबी इन टीम सिलेक्शन, ये मदद देगा सर्टिफिकेशन बॉडी को किसमें? टीम सिलेक्ट करने में। कौन सी टीम? ऑडिट टीम। क्यों? क्योंकि इसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, तो ये लीड कर रहा है, तो ये देखेगा कि हर एक वो ऑडिटर जो एक बंच ऑफ ऑडिटर में से आया है, एक ग्रुप ऑफ ऑडिटर में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आया वो उस स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क प्लेस, स्कोप ऑफ वर्क प्लेस, स्कोप ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट के क्राइटेरिया ऑफ ऑडिट के मुताबिक परफॉर्म कर सकता है या के नहीं कर सकता। देन इफेक्टिव डेस्कटॉप ऑडिट, के डेस्कटॉप ऑडिट जो है वो खानापुरी ना हो, बल्कि क्योंकि उसी के ऊपर तमाम जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा, तमाम जो ऑडिट प्रोसेस है वो उसी के बिहाफ पे आगे चलना है, तो वो जो डेस्कटॉप ऑडिट है वो इफेक्टिवली ये परफॉर्म करे। उसके बाद ये ऑडिट प्लान जो है वो डेवलप करेगा, जिस टाइम पे वो ऑडिट प्रोग्राम में क्राइटेरिया सब चीजें मिल जाएंगी, तो फिर ये आगे लेके चलेगा। ऑडिट प्लान पूरे का पूरा डेवलप करना लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आएगा। टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा कि चीजों को किस तरह से टाइमली, मतलब ये अपनी टीम के ऊपर नजर रखेगा, ये अपनी चीजों को लेके चलेगा, करेक्टिव एक्शंस जो है वो टाइम बाउंड देगा, ताकि पूरी तरह से एक विद इन जो स्पेसिफाइड टाइम है या जो एग्रीड टाइम है उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट को फिनिश भी किया जाए। मैनेज द ऑडिट टीम, वो सारी इसकी सरदर्दी है, वो इसी के ऊपर आएगी। इंश्योर क्वालिटी वर्क ऑफ अदर टीम मेंबर्स,
कि जितने भी बाकी लोग हैं ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने पे ये फोकस करे, बल्कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो इसके अलावा लोग वहां पर मौजूद हैं, तो वो इंश्योर करेगा कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो क्वालिटी वर्क जो है वहां पर परफॉर्म करें। प्रोफेशनल कंडक्ट इन डाइवर्जिंग ओपिनियंस, के जहां पर ओपिनियंस डिफरेंट हैं तो वहां पर प्रोफेशनली बिहेव करे, किसी को बगैर सुने देखे रद्द ना करे, और ना ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, और ना ही हर किसी का डिसीजन ले ले, बल्कि प्रोफेशनली चीजों को एविडेंस देके, उनके फैक्ट्स देके, उनके अकॉर्डिंगली चले। बाकी क्या है, इसमें दो जगह पे कम्युनिकेशन करनी है। किसके साथ? कम्युनिकेशन विद द टीम मेंबर्स एंड ऑडिटी, जो पहले मैं बताते हुए थोड़ा सा ये बता दिया था। तो बेसिकली ये लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो टीम मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट करेगा और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। फिर उसके बाद कंक्लूडिंग ऑडिट, के जो ऑडिट है उसको क्लोज अप की तरफ लेके जाना, जो फाइंडिंग्स मिली उनके कंक्लूजन लेना और उसको आखिर पे लेके जाना, वो तमाम तर काम भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हमारे पास आता है इसके अंदर ग्रेडिंग ऑफ NCR। उसके बाद जितने भी नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स हों उनकी ग्रेडिंग करना। मतलब पहले तो ये देखे कि कंफर्मिटी है या नॉन कंफर्मिटी है, फिर ये देखे कि जो नॉन कंफर्मिटी है वो मेजर है या माइनर है। तो इस तरह की जो ग्रेडिंग है वो तमाम तर काम इसने करना है। फॉर्मुलेटिंग ऑडिट रिपोर्ट इन कंसल्टेशन विद टीम, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंसल्ट करके टीम से बनाएगा। क्यों? हमने पीछे पढ़ा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो असिस्ट करेगा। तो लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो इसके अंदर कंसल्ट करेगा टीम के साथ। इंश्योर वैल्यू एडेड ऑडिटिंग, और जो है ना वो ये मेक श्योर करेगा, इस चीज की मुकम्मल यकीन दहानी करेगा या इस चीज को यकीनी बनाएगा कि आपकी जो ऑडिटिंग है ये वैल्यू एडेड है। मतलब ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये उस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक मुस्बत असर छोड़े। जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम या उसका पर्पस जो है पैसों की हद तक या इस तरह की चीज कतन ना हो। वो आपका क्या करेगा कि वो सारे का सारा जो उसके ऊपर चीजें चल रही हैं तो उसके अंदर वो वैल्यू एडेड, कि उसका वाजे फर्क नजर आए कि जो हमने एक ऑडिटिंग प्रोसेस को यहाँ पर परफॉर्म किया है ये पूरे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिवली जो है वो असरअंदाज हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोजिंग मीटिंग। जिस टाइम पे आपका एक ऑडिट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूजन और ये तमाम तर चीजें आ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में ये लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को लेके चले क्लोजिंग मीटिंग की तरफ। और क्लोजिंग मीटिंग में जिस तरह एक ओपनिंग मीटिंग परफॉर्म करते हुए जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट क्लाइंट, तो वो लोग शामिल होते हैं, इसी तरह क्लोजिंग मीटिंग इसने परफॉर्म भी करनी है और वो तमाम तर लोग इस क्लोजिंग मीटिंग के अंदर भी मौजूद होंगे। उसके बाद CA प्रोग्राम एंड फॉलो अप। CA प्रोग्राम होता है करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम एंड फॉलो अप, के ये पूरा जहां जहां पर नॉन कंफर्मिटीज हैं, चाहे वो माइनर हैं चाहे वो मेजर हैं, जैसी भी हैं, उन तमाम के अंदर जो है वो एक तो पूरा करेक्टिव एक्शंस प्रोग्राम देगा, देन उसको फॉलो अप करेगा कि वो प्रोग्राम जो है उसी तरीके से चले जिस तरीके से उस प्रोग्राम की वहां पर हमें जो है दुरुस्तगी की जरूरत है। रिकमेंडेशंस टू CB, यही सर्टिफिकेशन बॉडी को रिकमेंडेशंस देगा कि वेदर कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को वो या तो सर्टिफाई करें या सर्टिफाई ना करें। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये सर्टिफिकेशन बॉडी को जो है ये यही लीड ऑडिटर देगा। अब यहां तक हम बस करते हैं, इसको रोकते हैं, ये लेक्चर हमारा इतना ही होगा। इसके ऊपर अगर किसी की क्वेश्चनिंग है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ओपन और क्लोज मीटिंग के में थोड़ा सा ना इसकी वजाहत कर दें काइंडली। मैं बताता हूँ। अब जिस टाइम पे ऑडिट स्टार्ट होता है, जब ऑडिट स्टार्ट होता है तो इसका मेन पर्पस जो ओपनिंग मीटिंग का है वो ये होता है कि सबसे एग्रीमेंट ले लिया जाए या सबको एग्री कर लिया जाए। उस टाइम पे क्या होता है कि आपके सामने ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स पड़े हुए हैं। तो वो ऑडिट प्लान वहां पे सामने रख दिया जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस और दीज ऑडिट क्राइटेरियाज हमने ऑडिट प्रोग्राम जो ऑडिट जो है वो प्लान कर दिया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, तो वो तमाम तर चीजें ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिट क्लाइंट के सामने रख दी जाती हैं और तीनों जो है उसके ऊपर राजी हो जाते हैं, उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं। तो ये पर्पस होता है ओपनिंग मीटिंग का। और उसके अंदर बेसिकली इंटरेक्शन, आपस में इंट्रोडक्शंस भी एक पर्पस होता है, लेकिन टेक्निकली ये पर्पस होता है कि तमाम लोग एग्री हो जाएं। ऐसा ना हो कि ओपनिंग मीटिंग की नहीं, आपने ऑडिट स्टार्ट कर दिया, 40% ऑडिट होता है तो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के एतराजात की बरमार हो जाती है कि आपने तो पूछा नहीं, ये ऐसे था, ये ऐसे था, काम खराब। या वो आगे चला तो ऑडिट क्लाइंट आके कहता है भाई ये तुम किस तरह कर रहे हो, ये तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं थे, या मैं तो इस तरह से चीजों को लेके नहीं चलना चाहता था, या ये चीजें उस तरह से नहीं है जैसे मैं चाहता हूं। तो बेसिकली वहां पे एक एग्रीमेंट करने के लिए चीजें होती हैं। उसके बाद जिस टाइम पे कंक्लूजन आ जाते हैं तो उन कंक्लूजन्स के ऊपर कई दफा आपके कंसर्न्स भी होते हैं, ऑडिट क्लाइंट के, ऑडिट ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न्स होते हैं। वो उसके ऊपर क्या होता है कि उनको एतराजात भी हो सकते हैं। वो जो भी चीजें होंगी वो उस क्लोजिंग मीटिंग में डिस्कस करते हैं। उस टाइम पे भी ये तमाम तर लोग आ जाते हैं जो डिस्कस करते हैं। अगर कोई कंसर्न है तो उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, वो कंसर्न जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है वहां पर कि वो उसको फिर एड्रेस करते हैं एज अ करेक्टिव एक्शन, और ये तमाम तक पूरा करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम दे के उनके सामने रख देते हैं। ये तुम्हारी नॉन कंफर्मिटीज, ये मेजर नॉन कंफर्मिटीज हैं, ये माइनर नॉन कंफर्मिटीज हैं, ये ऑब्जर्वेशन हैं, ये इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि वहां से चीजें भी आगे चल सकें। तो बेसिकली जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शुरू से आखिर तक ऑन बोर्ड रखने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। जी भाई। शुक्रिया जी सर। सर मोहम्मद अवैस मेरा नाम है। जी भाई। सर मेरा सवाल ये है कि अगर ऑडिट के दौरान कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, वहां पर आग लग गई है या कोई और इमरजेंसी आ गई है, या उन्होंने कोई फायर ड्रिल वगैरह जो है वो प्लान की हुई है उस दिन में, उसकी क्या कम्युनिकेशन होगी और इमरजेंसी की सूरत में ऑडिट टीम क्या करेगी? भाई दो बातें आपने पूछी हैं। एक का ताल्लुक जो है वो प्रिपेयर्डनेस के साथ है और एक का ताल्लुक इमरजेंसी के साथ है। देखिए ये जो कम्युनिकेशन, जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी, कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू ऑडिट प्लान। पहली तो बात यह है कि ऑडिट प्लान जब किया गया तो उसको कम्युनिकेट जब कर दिया जाता है तो उस टाइम पे नॉर्मली ये ट्रेनिंग और ड्रिल्स ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाती, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने इमरजेंसी की बात की है, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये जो ऑडिटर कम्युनिकेशन है ना ऑडिट टीम के साथ और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसका रोल ये होता है कि किसी स्टेज के ऊपर ऑडिट के दौरान मेजर नॉन कंफर्मिटी आ जाए या कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसी सूरत में लीड ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑडिट क्लाइंट के साथ, और दोनों को इन्फॉर्म कर देगा कि ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए ऑडिट प्रोसेस जारी रखना मुमकिन नहीं है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑडिट। वो टर्मिनेशन ऑफ ऑडिट करेगा और कम्युनिकेट करेगा और जो है जगह को छोड़ देगा वहां से अपनी टीम के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और भाई किसी का सवाल?
कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिस तरह अभी गालबन कल भी आपके साथ शेयर हो गया था, तो ये भी मैं अभी रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, कल फिर रिकॉर्डिंग करूंगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए तो मैं अल्लाह हाफिज बोल दूँ।